हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यानी कि 17 सितंबर यूजीसी नेट के हर मेजर एग्जाम की डेट आपको मिल चुकी है। यूजीसी नेट के हर बच्चे को आज की डेट में पता है कि उसका एग्जाम कब होने वाला है और उसके एग्जाम में कितने दिन बचे हुए हैं। अब उन दिन के साथ क्या करना है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हम लोग जिस तरीके से पढ़ाई करते आ रहे थे उसी को कंटिन्यू करना है, या फिर हम लोग के पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसमें हमारे जितने दिन बचे हैं उसमें से हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ चीजें, कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ टेक्निक्स क्लियर हो जाने वाली हैं। आई विल टेक द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ लिटरेचर स्टूडेंट बिकॉज माय टॉपिक इज लिटरेचर, बट इस वीडियो को कोई भी बच्चा देख के उन टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज से बेनिफिट ले सकता है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हर बच्चे को अपनी डेट्स क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम कब होने वाला है और आज की डेट से गिनते हुए कितने दिन बचे हैं। अगर हम लोग लिटरेचर की बात करते हैं तो आज हो गई है 17 सितंबर और आपका एग्जाम है 13 अक्टूबर को। दैट मीन्स हमारे पास कंप्लीट 25 डेज हैं। अब ये इंफॉर्मेशन मिलते ही कुछ बच्चे उसी पुराने टेक्निक से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने सारे सिलेबस को उठाते हैं, अपने नोट्स को उठाते हैं और उसको वन बाय वन रिवाइज करना या मगअप करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही हैस्टी डिसीजन लेते हैं कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, एंड वो इस तरीके से तैयारी करते हैं। आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको इस बच्चे की तरह तैयारी करनी है या फिर आपको एक प्लान या सिस्टमैटिक ऑर्डर से पढ़ाई करनी है जो आपके लिए बेनिफिशियल है एंड जो आपको मैक्सिमम आउटपुट देगी। अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं और आप इस तरीके से तैयारी करते हैं कि आप आज का पूरा दिन विच इज द डेट ऑफ 17 सितंबर पढ़ाई ना करके अपने पूरे सिलेबस को उठाते हैं, उसको कुछ सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं कि कितना हो चुका है, कितना करना है और क्या करना है, कैसे करना है, वो अगर आज आप पूरा दिन इन्वेस्ट करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, आई यूज द वर्ड इन्वेस्ट। आज का डेट अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आगे के कुछ दिन वैसे ही चलते जाएंगे एंड एंड आते आते आप एक कंफ्यूजन में रहेंगे कि कितना पढ़ा और कितना छूट गया। बट आज का दिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इन मेकिंग अ प्लान कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो आपको ये मैक्सिमम रिजल्ट देगा। करना क्या है, ये स्ट्रैटेजी मेरे आपके लिए है कि आपको अपना सिलेबस उठाना है और उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है। वो सेक्शंस क्या हैं? आपको सेक्शन बनाना है डन, ऑलमोस्ट डन या फिर नो आइडिया। ओके, अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट या अपने सिलेबस के ऐसे सेक्शन को कवर कर चुके हैं जो आपको पता है इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसके पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर देना है। ये हुई आपकी पहली सेक्शन या फिर आपकी पहली टेक्निक। सेकंड हम लोग आते हैं और देखते हैं आपका जो सेकंड ऑप्शन है ऑलमोस्ट डन। अब ऑलमोस्ट डन के सेक्शन में आप वो वाले अपने सिलेबस के सेक्शंस डालेंगे जो आप ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं या फिर वो थोड़ा सा बचा है। अब उसकी स्ट्रैटेजी क्या है कि क्या आप उसको उसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे? नहीं, आपका जितना भी सिलेबस अब बचा हुआ है उसको आप उठाएंगे और क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग और वेटेज के अकॉर्डिंग उसको डील करेंगे। प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सिलेबस में सब चीज पढ़ना या फिर उसके नोट्स बना लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्या आ रहा है, आपने वो पढ़ा है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका कोई भी टॉपिक अभी बस नियर खत्म होने वाला है या फिर थोड़ा सा अभी चल रहा है, तो उसको वहीं पे रोक दीजिए और आपको ये जज करना है, आपको प्लान करना है कि क्या वो पूछा जा रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग शेक्सपियर के वर्क का एग्जाम्पल लेते हैं तो उनके 37 प्लेस हैं, इतनी सारी पोएम्स हैं। क्या वो सारी इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इट इज लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या उन सब में से क्वेश्चंस आ रहे हैं? नहीं। तो आप अब उस सारे सेक्शंस को रोक देंगे, उन सारे प्लेस को रोक देंगे और देखेंगे कि जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आप सिर्फ उनको ही डील करेंगे और उनको भी डील करने का आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आते हैं हम लोग हमारे अगले सेक्शन पे जिसमें है नो आइडिया। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों कि उन्होंने कुछ सेक्शन बिल्कुल टच ही ना किया हो, ऐसा पॉसिबल है। तो उसको आप कैसे डील करेंगे? क्या आप उसको पूरी तरीके से छोड़ देंगे या फिर आप एक नया कॉन्सेप्ट इस टाइम पे उठाएंगे? आपको बस इतनी सिंपल सी चीज समझनी है कि आपको देखना है कि जो आपने सेक्शन छोड़ा है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने लैंग्वेज और पेडागोजी का
सेक्शन जो है बिल्कुल अभी तक टच ही नहीं किया है, क्या आप उसको अभी उठाएंगे? आप क्वेश्चंस उठा के देखिए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है विच इज इंपॉर्टेंट, तो भी आप उसको अभी थोड़ा सा साइड में रखेंगे। लेकिन सपोज आपने कल्चरल स्टडीज का ही सेक्शन पूरा स्किप किया है, एंड के लिए रखा हुआ है, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि वेटेज के अकॉर्डिंग कल्चरल स्टडीज से 24 to 26 मार्क्स का क्वेश्चन तो अब आज की डेट में आ ही रहा है। आप अब न्यू कॉन्सेप्ट को किस तरीके से डील करेंगे अगर आपने अभी तक उसको उठाया ही नहीं है? द पॉइंट ऑफ व्यू विल बी अगेन सेम। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि आप उस सेक्शंस में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को उठाइए, उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को ढूंढिए और सिर्फ उतना ही पढ़िए। इस टाइम पे अगर आप एक पूरा सेक्शन उठाएंगे और उसको स्टार्टिंग से एकदम बिगनिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो आपका टाइम किल करेगा, जितना लर्न है वो भी भूल जाएंगे और आगे के लिए आप थोड़े से एंशियस हो जाएंगे। तो टेक्निक क्या कहती है कि अगर आपको एक नया टॉपिक उठाना है, सबसे पहले तो देखना है कि क्या वो इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो देन एंड देयर उसको वहीं पे आपको छोड़ देना है। अगर वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो वो सेक्शन आपका कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ये चीज आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर सकती है। तो इस स्लाइड के थ्रू हम लोग को हमारी स्ट्रैटेजी मिल जाती है कि आपको अपने सेक्शन को सिलेबस को 3 सेक्शंस में बांटना है, डन में, ऑलमोस्ट डन में और नो आइडिया में। ये लिखा हुआ है, आपको किस तरीके से उसको डील करना है। नाउ ये करने के बाद आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। वो चीजें क्या है? आपको सबसे पहले तो जो भी प्रैक्टिस या पीवाईक्यूज का पॉइंट ऑफ व्यू उठाना है वो आपका 2018 से 2021 वाले क्वेश्चंस ही होने चाहिए। प्लीज नोट, आई हैव रिटन फर्स्ट प्रैक्टिस पीवाईक्यूज फ्रॉम 2018 टू 2021, क्योंकि आप सबको पता होगा कि 2018 के बाद से आपके एनटीए ने टेक ओवर कर लिया था और आपके पेपर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है और क्वेश्चंस हैं वो चेंज हो गए। अगर आप पुराने 2012, 2011, 15, 16 के क्वेश्चंस को लगा रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप उन क्वेश्चंस को तभी लगाएं जब आपका एनटीए का पूरा सेक्शन प्रिपेयर हो, एनटीए का एक एक पीवाईक्यू आपने लगाया हो, तभी आप एक्स्ट्रा एक्सपोजर या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए उन क्वेश्चंस या उन ईयर्स के क्वेश्चंस को डील करेंगे, अदरवाइज नहीं। सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चंस को उठाएंगे। नेक्स्ट क्या है? पुट एम्फेसिस ऑन रिपीटेड क्वेश्चंस। इस टाइम पे आप क्वेश्चंस करते करते कुछ नई टेक्निक्स या न्यू कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उनको देखकर आपको परेशान नहीं होना है और आपका एम्फेसिस होना चाहिए रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आप टीएस इलियट को देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से आते हैं, उनके जो प्लेज हैं उनकी क्रोनोलॉजी जरूर पूछी जाती है। तो जो रिपीटेड सेक्शंस है आपको इस टाइम पे उन पर ध्यान देना है, ना कि उन सेक्शंस पे जिनसे से एक एक बार क्वेश्चंस आते हैं। Okay, I hope you are able to understand. Then if you encounter any new topic, then find its question and then study from the question point of view. ये बार बार हम आपको बोल रहे हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यूजीसी नेट का स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर का जो बच्चा होता है, इतने सारे सेक्शंस को देख के वो ऑलरेडी परेशान रहता है। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। आपको परेशान नहीं होना है। कुछ भी आपने नया देख लिया, उससे रिलेटेड आप इंटरनेट पे जैसे ही टाइप करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके सामने और आपको उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। एज यू हैव ऑलरेडी सीन कि मेरे चैनल पे आप देखते होंगे कि किसी भी कॉन्सेप्ट को हम उठाते हैं तो उसके साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। प्रिपरेशन करने की यही टेक्निक सबसे ज्यादा सटीक होती है और ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके एक दिन की एक्टिविटी आज के बाद से, दैट मीन्स कल से 18 सितंबर से क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका दिन शुरू होना चाहिए और आपका दिन एंड होना चाहिए टू डू लिस्ट के साथ। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन आई से दिस एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपनी बनाई हुई पिछली रात की टू डू लिस्ट को देखकर। आपका दिन खत्म होना चाहिए अगले दिन की एक चेक लिस्ट के साथ, आपका दिन शुरू होना चाहिए उस चेक लिस्ट को देखते हुए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका जो दिन होता है वो
परेशानी में नहीं गुजरता है, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको किन किन चीजों को, किन किन सेक्शंस को देखना है, उन सेक्शंस को आपको कितना कितना वक्त देना है, आपको सब कुछ पता होता है और आपके सामने एक जगह पर लिखा होता है। प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो माइंड है वो आइडियाज क्रिएट करने के लिए बना हुआ है, ना कि स्टोर करने के लिए। आपके माइंड में जितनी भी चीजें आती हैं उसको आप अगर एक जगह लिख लेते हो तो आपका माइंड एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। ये बात आपको याद रखनी है और टू डू लिस्ट आपको हर दिन की, हर रात को प्रिपेयर करके ही सोनी है। देन प्लान द स्टडी आवर्स अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, ये अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर रिवीजन टाइम पे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग कंडीशंस में चले जाते हैं और बहुत ज्यादा स्टडी आवर्स में पढ़ाई करने लगते हैं। इसका बस सिंपल सा एग्जांपल ये है कि सपोज आपकी 12 घंटे पढ़ाई करने की कैपेसिटी है, मेरी 8 घंटे पढ़ाई करने की कैपेसिटी है, बट आपको देख के या इंटरनेट पे कुछ देख के आई गेट सो मोटिवेटेड एंड आई गो मैड, हम 12 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो मेरे लिए फ्रूटफुल है? नहीं। हर इंसान की एक अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी कैपेसिटी सबको पता होती है। अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, ना कि किसी और के अकॉर्डिंग। योर नेक्स्ट टिप विल बी कि 1 घंटा, आपके दिन का जो 1 घंटा होगा उसमें आप 50 मिनट्स ही कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करिए। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन स्टेटमेंट है कि 1 घंटे के अंदर आप 50 मिनट्स ही कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड 50 मिनट से ज्यादा फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाता है। आप 50 मिनट्स तक कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करिए एंड देन आप जो घंटे का जो आखिरी 10 मिनट्स है, आप अपने चेयर से उठ जाइए, आप वॉक करिए, आप उसके बारे में रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। आपने पेपर 1 में भी तीनों लेवल्स पढ़े होंगे, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन योर रिफ्लेक्शन लेवल। आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में उसको समझ चुके हैं, देन आप 10 मिनट उठ के उसके बारे में अगर सोचेंगे तो वो जो आपका टॉपिक है आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। देन योर अनदर थिंग इज टेक प्रॉपर ईटिंग एंड वॉकिंग ब्रेक्स। आपको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, आई ऑलरेडी मेड सर्टेन शॉर्ट्स ऑन इट, कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपका माइंड किस तरीके से लिथार्जिक होने लगता है। आपको उसको प्रॉपर ब्रेक्स एंड वॉकिंग ब्रेक्स लेके थोड़ा सा अलर्ट रखना पड़ेगा। देन यू हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप। आई वुड नॉट से कि आप 8 घंटे 9 घंटे की स्लीप तो आपको लेनी ही लेनी है, मिनिमम आपको 6 आवर्स की स्लीप लेनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो विद इन 4 to 5 डेज आप अपने माइंड की कैपेसिटी को गिरते हुए देखेंगे, अपने माइंड की अलर्टनेस को गिरते हुए देखेंगे, विच इज नॉट गुड। ओके, योर लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। आप सबको पता है, आप सब अडल्ट हो, आपको पता है कि सोशल मीडिया किस तरीके से आपको अट्रैक्ट करता है, किस तरीके से आपका टाइम खा जाता है। ये 25 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, आपको इनको वेस्ट नहीं करना है। 25 दिन कोई छोटा टाइम स्पैन नहीं होता है, 25 डेज आर नॉट लेस, लेकिन अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की है तो आप अपने गोल को बिल्कुल अच्छी तरीके से पा सकते हैं। मेरी रिवीजन फॉर्मूला इस टाइम के लिए आपके लिए यही रहेगा कि डिवीजन ऑफ सिलेबस होना चाहिए विद प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज। आपका डिवीजन अगर अच्छा सिग्रीगेटेड नहीं है, सिलेबस अच्छी तरीके से सेक्शंस में बटा हुआ और हर घंटे के हिसाब से आवर्स में डिवाइडेड नहीं है, तो बाय द एंड ऑफ द डे आप परेशान हो जाएंगे और अपनी प्रोग्रेस को जज ही नहीं कर पाएंगे कि आपने कितना पढ़ा और कितना नहीं पढ़ा। तो डिवीजन बहुत जरूरी है, हर चीज को नोट डाउन करना जरूरी है। ये टाइम आपका ऐसा टाइम है जब घड़ी आपकी दोस्त होनी चाहिए और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आपको कितना बेनिफिट मिला है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बच्चा प्लानिंग नहीं करेगा वो एंजाइटी और नर्वसनेस में चला जाएगा। जो बच्चा प्लानिंग के साथ काम करेगा वो कॉन्फिडेंट रहेगा और काम रहेगा, और यही हमारी स्ट्रैटेजी है। प्लान करके चलो, छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके चलो, आवर्स में उसको सेग्रीगेट कर दो। आप खुद देख पाएंगे कि एक दिन खत्म होते होते आपको एक अच्छा फील हो रहा है अपनी प्रोग्रेस को लेके, अपने सिलेबस को लेके। आप कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हो कि जो आपने सुबह को तय किया था, एंड ऑफ द डे तक आपने वो कवर किया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एंड में आपके लिए यही मोटिवेशन है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जरूरी नहीं है कि आप हर बच्चे की तरह
वैसे ही पढ़ाई करें, नोट्स देखें, बार बार उस चीज को रिवाइज करें जो आपको ऑलरेडी आती है। आपको अपनी प्रोग्रेस, अपने टाइम को ट्रैक करना पड़ेगा और ट्रस्ट में यही विनर्स एंड टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है। अपने काम को बांट के चलते हैं, अपने काम को सेग्रीगेट करके चलते हैं, तो उनको पता होता है कि कितना किया और कितना छूट गया और कितना करने की जरूरत है। So on that note, I want to wish you all a very good luck for your exam and your preparation. आपके लिए, मेरे लिए बहुत विशेज होंगी कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड आई डू बिलीव कि जो भी इंसान इन 25 दिन में इसको फॉलो करता है, ही विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। आगे क्या होने वाला है उसकी आपको टेंशन नहीं करनी है। आपके हाथ में जो है उसको आप कैसे मैक्सिमाइज करते हो, अपने टूवर्ड्स, अपने बेनिफिट के लिए कैसे उसको टर्न कर देते हो इस टाइम को, ये सबसे ज्यादा इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है। सो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ऑन माय चैनल। ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारी रिवीजन स्ट्रैटेजीज आने वाली हैं एंड रिवीजन सीरीज ऑलरेडी चल रही हैं। यू कैन गो एंड फाइंड those videos and आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। ये आपके पढ़ाई करने का एंड स्पेशली आज का दिन प्लान करने का दिन है। सो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और प्लान करो और कल से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से इंप्लीमेंट करो। सो आई विल टेक योर लीव। बाय एंड टेक केयर।